नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातक या ऑरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर डिटेल क्लासिफाइड होने की वजह से ज़्यादा डिटेल पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है। अभी तक इसकी एक भी रियल इमेज सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर की तरफ से अपनी ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसमें घातक यूसीवी का एक मॉडल जैसा कुछ दिख रहा था। अब ये बात पहले से ही बताया गया था कि घातक यूसीवी को अभी बनाने के लिए आईआईटीज की मदद लिया जा रहा है, तो हो सकता है ये घातक यूसीवी का एक स्केल डाउन मॉडल वहां पे रखा गया था। लेकिन लाइफ फर्स्ट डिफेंस की तरफ से बताया गया कि वो कंफर्म नहीं है कि ये घातक यूसीवी था या फिर कुछ और था, और कुछ और से उनका मतलब स्विफ्ट की तरफ था। अब इस चीज़ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और स्विफ्ट को घातक प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि इनमें आपस में काफ़ी सारा लिंक है, लेकिन स्विफ्ट प्रोग्राम एकदम से घातक प्रोजेक्ट नहीं है। स्विफ्ट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, जो कि एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड प्लेटफॉर्म और इसको एडीए के साथ मिलकर अभी डेवलप किया जा रहा है। दरअसल ये घातक यूसीवी प्रोग्राम का एक टेस्ट बेड है और इसको अभी रशियन एनपीओ साटर्न 36 एमटी इंजन से पावर करने का फैसला किया गया है। अब इसमें मेनली घातक प्रोजेक्ट की सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। ओरिजिनली घातक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑरा के नाम से शुरू किया गया था और इसमें अभी तक $8 मिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। ये बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इसमें ज्यादातर फॉरेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करने का फैसला किया गया था और इसीलिए इसकी सभी सिस्टम को भारत में डेवलप किया जा रहा है। घातक यूसीवी को 2024 से 2025 के बीच टेस्ट करने का एम रखा गया था, लेकिन स्विफ्ट की बात करें तो इसको अगले साल यानी कि 2021 में टेस्ट किया जाएगा। ये घातक यूसीवी के मुकाबले साइज में लगभग 8 गुना छोटा होने वाला है, लेकिन इन दोनों की जो मेन रोल होने वाली है वो एकदम सेम है। घातक यूसीवी को सिर्फ ग्राउंड अटैक करने के साथ साथ आईएसआर मिशन यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टेल्थ डिजाइन होने की वजह से इजीली दुश्मन के रडार में भी नजर नहीं आएगा। अब इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस में भारत की तरफ से अलग अलग आईआईटीज को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इनमें से आईआईटी कानपुर की तरफ से अभी स्विफ्ट प्रोजेक्ट की ऑटोनोमस फ्लाइट, लो रडार क्रॉस सेक्शन और डक्टेड फैन इंजन को टेस्ट किया जा रहा है और अभी वो इनकी विंड टनल टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और जो मॉडल आपने देखा था वो शायद इसकी विंड टनल मॉडल था, जिसको अभी एक यूसीवी के शेप में फाइन ट्यून किया जा रहा है। वहीं पर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अभी इसी प्रोजेक्ट की सर्पेंटाइन एयर इनटेक पर काम किया जा रहा है और ये सभी सिस्टम एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए काफी जरूरी होता है। ओरिजिनल घातक यूसीवी की बात करें तो इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, जिसको तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था, पर घातक यूसीवी में इसका एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, पर अभी तक कावेरी इंजन तैयार नहीं हुआ है और फिलहाल कावेरी इंजन हमें जितना थ्रस्ट चाहिए उतना थ्रस्ट नहीं दे पा रहा है। अभी डीआरडीओ सफरान के साथ और रोल्स रॉयस के साथ मिलकर भी एक नए इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है और जो भी इंजन अभी तेजस के लिए डेवलप किया जाएगा उसी की एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को घातक यूसीवी में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि शेड्यूल के मुताबिक इसको 2024 से 2025 के बीच टेस्ट करने का प्लान किया गया है और तब तक कभी भी हम एक नए इंजन को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सफरान के साथ मिलकर बनाए या फिर रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाए। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो ये कि अगर कावेरी इंजन को दोबारा फाइन ट्यून किया जाता है तो इसको घातक के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि घातक के लिए हमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और कावेरी इंजन अभी भी ऑलमोस्ट 52 किलोटन की थ्रस्ट को बिना आफ्टर बर्नर के जनरेट कर सकता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और अभी इसमें भारत की मदद करने के लिए बीएई सिस्टम, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से भी मदद करने का ऑफर किया जा रहा है। इसमें से बोइंग की तरफ से पहले से इसी क्लास के यूसीवी को डेवलप किया गया था, जिसका नाम फैंटम रे था और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी घातक से लगभग सिमिलर था और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स की 404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कावेरी इंजन तैयार नहीं होता है तो घातक यूसीवी के लिए ये एक और इंजन ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन ये मार्क 1.2 की स्पीड में क्रूज कर सकता है और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है, पर इसकी रेंज यहाँ पे 300 किलोमीटर से ज़्यादा बताया गया है, जो कि काफ़ी कम दिखाई पड़ता है, पर ये एक्चुअल फिगर नहीं हो सकता है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर एक स्टेल्थ यूसीवी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो इसको दुश्मन के एरिया में घुस के वहाँ पे बमबारी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर इसका रेंज बस 300 किलोमीटर तक होगा तो ये हमारे बॉर्डर के अंदर भी सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो ये मेरे हिसाब से आगे चल के बदलने वाली है और ये एक्चुअल फिगर भी नहीं हो सकता। और इसी क्लास की दूसरी यूसीवी की बात करें तो इनका रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है और उसी हिसाब से घातक यूसीवी की रेंज कम से कम 2000 किलोमीटर तक तो
होनी चाहिए। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 15,000 kg तक होने वाला है और इसमें 2,000 kg पेलोड के लिए रिजर्व है, यानी कि 2,000 kg तक वेपन्स इसमें कैरी किया जा सकता है। इसकी एम्प्टी वेट यहाँ पे कितना है ये नहीं पता, वरना हम इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी का एक रफ आइडिया निकाल सकते थे, जिसको अगर हम कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस से मैच करते तो हमें एस्टिमेटेड रेंज भी पता लग सकता था। अब इसमें मेन एविनिक्स के तौर पर एक AESA रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है, जो कि शायद उत्तम AESA रडार को बेस करके कोई छोटा रडार होने वाला है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IRST सेंसर भी मौजूद रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तम AESA रडार की TR मॉड्यूल्स को रडार की साइज और एयरक्राफ्ट की पावर कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। अगर हमारी एयरक्राफ्ट में एक बहुत ही बड़ा रडार एंटीना रखने के लिए जगह मौजूद है और हमारे एयरक्राफ्ट में इसके लिए सफिशिएंट पावर सप्लाई मौजूद है, तो हम एक बहुत ही बड़े रडार को वहां पे प्लेस कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल रह पाएंगे और इसकी परफॉर्मेंस और रेंज दोनों बेहतर बन सकती है। अब घातक UCAV की बात करें तो इसमें रेगुलर एयरक्राफ्ट के मुकाबले स्पेस थोड़ा कम होने वाला है, साथ ही इसकी पावर आउटपुट भी कम रहने वाली है, जिस वजह से मेरे हिसाब से एक एफिशिएंट रडार को प्लेस किया जा सकता है और मेनली एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए इसको डिजाइन किया जा सकता है। बाकी इसमें इनकमिंग मिसाइल थ्रेट से बचने के लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ अलग अलग तरह के काउंटर मेजर सिस्टम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।